is cash flow statement is a part of financial statement. स्टैंडर्ड 11 में तुम लोग पढ़े ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना पढ़े थे, और नोट्स टू अकाउंट कहीं कहीं बनाना 12th में सीखे, नोट्स टू अकाउंट बनाना। नोट्स टू अकाउंट याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे एज पर शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नोट्स बनाते थे, शेड्यूल बनाते थे, तो दोज आर कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट। और नंबर 4 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर में जाएंगे, फाइनल अकाउंट में कैसे बनाते थे हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, कुछ याद है? अमन, राज, हर्षवर्धन, नीलय, बताओ। ट्रेडिंग पीएल में सबसे पहले ऊपर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर बैलेंस शीट, इधर लायबिलिटी, इधर एसेट। ट्रेडिंग एंड पीएल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ठीक है। उसके बाद लिखते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इधर क्या लिखते थे? बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तब आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस सीडी, और यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद पीएल बनाते थे, और पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस साइड लिखते थे टू रेंट हो गया या जो भी खर्चे हैं, टू डेप्रिसिएशन हो गया, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो डेप्रिसिएशन सब इधर डेबिट साइड में लिखते थे। और क्रेडिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है जैसे बाइक कमीशन या और भी जो भी इनडायरेक्ट इनकम है सब क्रेडिट साइड। और फिर पीएल को बैलेंस करते थे तो आता था हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो मान लो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाए और हमारा नेट प्रॉफिट आया 1,00,000 रुपया, और एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स में इधर लिखते थे कैपिटल, इधर लिखते थे फिक्स्ड एसेट, फिर करेंट एसेट, और दोनों को जोड़ देते थे टोटल एसेट्स, इधर टोटल लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और लोन, क्रेडिटर, जो भी है हमारा लायबिलिटी सब लिखते थे। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी हमारा होता था। इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। मेरा क्वेश्चन अब ये है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते थे तो मान लो कि प्रॉफिट आया अगर 1,00,000 रुपया, दैट मीन्स कि तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया का अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया होना चाहिए, हाँ या ना? बताइए आप लोग, हाँ या ना? अगर हमारा नेट प्रॉफिट है 1,00,000, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मेरे पास 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया होना चाहिए, प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट 1,00,000 का। तो बोलो सब लोग, निधि बोलो क्या सोचती हो, हाँ या ना? यस सर। कौन बोला? नीलय? हाँ सर। आपका क्या मत है? अमन, राज, आप तो लापता ही हो गए हैं। अमन, राज, कैमरा ऑन करिए। यस सर। हर्षवर्धन,
आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, तो कोई अगर आपसे आकर बोले कि भैया आप तो 1 लाख रुपया कमाए हैं, मुझे उसमें से 10,000 20,000 रुपया दे दीजिए, तो क्या आपके पास 1 लाख रुपया है? अगर आप नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको 1 लाख रुपए का, तो अब चौंकने वाली बात यह है कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो हम बिजनेस का एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, वो रियल प्रॉफिट नहीं होता है। नेट प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस का रियल प्रॉफिट नहीं होता है, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल नहीं होते हैं, वो एस्टिमेटेड होते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन, क्या हम किसी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन का हम एस्टिमेशन करते हैं। पहली चीज कि कुछ उसमें एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं। दूसरी चीज कि ट्रेडिंग एंड पीएल में कुछ खर्चे हैं जो नॉन कैश नेचर के होते हैं, यानी उनके होने या ना होने से हमारे कैश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि उसका भी एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है। तीसरी बात यह है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं। अब एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है? एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि इसमें जो हम परचेज लिखे हैं, क्या सिर्फ कैश परचेज लिखे हैं कि क्रेडिट परचेज भी इसमें लिखे हैं? कैश परचेज भी है, क्रेडिट परचेज भी है, टोटल परचेज हमने यहाँ पे लिखा है। सेल्स जो हम यहाँ पे लिखे हैं तो इसमें कैश सेल्स भी इंक्लूडेड है, क्रेडिट सेल्स भी इंक्लूडेड है, यानी ये एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं। जितने भी खर्चे हम लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि रेंट, तो ये जो रेंट पेड है वो भी लिखते हैं, पेड रेंट भी, और उसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट भी, यानी वो रेंट जो पेड हो गया वो तो लिखते ही है, साथ ही साथ वो भी खर्चा रेंट का लिखेंगे जो हमने अभी पेड नहीं किया है, पेड करना बाकी है। क्यों? क्योंकि हम पीएल बनाते हैं एक्रूअल बेसिस के ऊपर और मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। मैचिंग कॉन्सेप्ट को अब स्टैंडर्ड 11 में ये सब पढ़ा चुके हैं, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी हमसे मत पूछना अभी राइट नाउ कि व्हाट इज एक्रूअल बेसिस एंड व्हाट इज मैचिंग बेसिस। आप क्लास के बाद एक बार स्टैंडर्ड 11 का बुक खोलोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स में जाओगे, वहां तुमको सब मिलेगा। व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सब तुमको वहां पर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि मेरे को ये अभी तुम्हें एक्सप्लेन करना था कि स्टैंडर्ड 11 में तुम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालना सीखे थे वो एक्चुअली में बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, वो बिजनेस का एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। बिजनेस इंटरप्राइज को नेट प्रॉफिट को जानने में तो दिलचस्पी होती ही है, नेट प्रॉफिट के अलावा ज्यादा दिलचस्पी किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को इस बात में होती है कि उसके पास कैश प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी उसके पास कैश कितना आया या कितना गया है। ठीक है। तो उसमें कौन सा बड़ा बात है? उसमें भी तुम लोग स्टैंडर्ड 11 में एक चैप्टर पढ़े थे, दैट इज कैश बुक। कैश बुक बना देंगे, पता चल जाएगा कितना कैश आया है कितना कैश गया है। कैश बुक बना देंगे। बहुत अच्छा मन खुश है तो डबल कॉलम बना देंगे, और ज्यादा मन खुश है तो ट्रिपल कॉलम बना देंगे। लेकिन कैश बुक में एक प्रॉब्लम है कि कैश बुक में हमें ये तो पता चल जाता है कि ओपनिंग कैश कितना था, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट,
ओपनिंग कैश कितना था, ओपनिंग बैंक कितना था, क्लोजिंग कैश कितना है, क्लोजिंग बैंक कितना है, ये तो हमें कैश बुक से पता चल जाता है या चल जाएगा कैश बुक अगर बना ले तो। लेकिन एक्टिविटी वाइज हमें इंफॉर्मेशन कैश बुक से नहीं मिलेगा। एक्टिविटी वाइज कहने का मतलब कि हर बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज होते हैं, कुछ बिजनेस के मेन एक्टिविटी होते हैं जो जिस लिए बिजनेस इंटरप्राइज ने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है। कुछ एक्टिविटीज जो होते हैं वो उसके मेन एक्टिविटीज से थोड़ा हटकर होते हैं। ठीक है। F1A9D 3DO, who is F1A? कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? हाँ कौन? माज। अरे माज तुम तो लापता ही हो जी। चलिए। हाँ, तो कैश बुक से हमें यह तो पता चल जाता है कि क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक कितना है, लेकिन बिजनेस इंटरप्राइज को क्योंकि अपने बिजनेस को मैनेज करना है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए हमें एक्टिविटी वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्टिविटी वाइज अब पहले समझते हैं कि कितने प्रकार के एक्टिविटी होते हैं किसी बिजनेस में। तो एक्टिविटी वाइज बिजनेस में कैश कितना आया, यानी कैश जनरेट हुआ या कैश यूज्ड अप हो गया है, वो हमें जानकारी चाहिए ताकि हम बिजनेस को मैनेज कर सकें। फ्यूचर में बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो हम डिसीजन ले सकें। ठीक है। जैसे डिसीजन लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक क्या खोला, एक रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट के बाहर एक चाय शॉप खोल दिए, वहां सिगरेट उगरेट सब बिकता है चाय के शॉप में। अब हमारा मेन मोटिव था बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे कि हम रेस्टोरेंट से पैसा कमाएंगे, यानी रेस्टोरेंट खोलना हमारा प्रिंसिपल एक्टिविटी था, प्रिंसिपल एक्टिविटी। लेकिन लोगों के हाथ में इनकम ना होने के कारण, कोरोना लॉकडाउन पर बार बार होने के कारण लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने में असमर्थ हो गए क्योंकि उनका इनकम नहीं है। तो लोग रेस्टोरेंट से ज्यादा अब हमारे ये जो चाय शॉप और सिगरेट शॉप है रेस्टोरेंट के ठीक गेट के एकदम नुक्कड़ पे, गेट पे, उसमें लोग ज्यादा आने लगे। यानी हमारा जो पैसा आ रहा है वो हमारे प्रिंसिपल एक्टिविटी से आ रहा है या अदर एक्टिविटी से आ रहा है, ये बताओ। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो कौन से एक्टिविटी से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्टिविटी से कि अदर एक्टिविटी से? अदर एक्टिविटी। Other activity. तो हम Other अगर activities, ये sir. अगर हम इंफॉर्मेशन अपने एक्टिविटी वाइज नहीं रखेंगे तो हम फ्यूचर में डिसीजन कैसे लेंगे कि हमें रेस्टोरेंट को आगे रन करना है कि रेस्टोरेंट को शट डाउन कर देना है। तो इसलिए हम अपने बिजनेस में कितना कैश जनरेट हुआ, यानी कैश जनरेट कितना हुआ, कैश जनरेट, या कैश यूज कितना हुआ, ये हमें एक्टिविटी वाइज जानना जरूरी है। और एक बिजनेस एंटरप्राइज इसमें दिलचस्पी रखता है कि वो एक्टिविटी वाइज अपने बिजनेस के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन रखे। हाँ हाँ हेलो, 5 मिनट 5 मिनट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी हम लोग कैश फ्लो के बैकग्राउंड में चल रहे हैं, यानी कैश फ्लो के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि कैश फ्लो बनता कितने तरीके से है, फिर हम लोगों को बनाना किस तरीके से है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक जो बात हम बताए हैं, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए, तो एक्टिविटी वाइज की जहां तक बात कर रहे थे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे
या किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज की बात करें तो हर बिजनेस में मेनली 3 प्रकार के एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगे देखने को, मेनली 3 प्रकार के एक्टिविटीज। और कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज होते हैं जो इन तीनों में से किसी के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनका क्या करते हैं वो हम लोग जानेंगे। नंबर 1 एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस इज दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कि आप जिस पर्पस से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किए हो वो पर्पस इज योर ऑपरेटिंग और प्रिंसिपल एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी उसको कहेंगे। जैसे हम लोग ये जो बिजनेस स्टार्ट किए थे ये मेनली किस पर्पस से किए थे? चाय सिगरेट बेचने के लिए या रेस्टोरेंट ओपन, रेस्टोरेंट में खाना बेचने, खाना बेचने के लिए किए थे। तो खाना बेचने के लिए। हाँ, तो वो हमारा प्रिंसिपल एक्टिविटी है और ये हमारा अदर एक्टिविटी, ठीक है। तो हेलो, तो क्या सर हाँ सर खाना बेचने के लिए किए थे तो सर उसका वो मतलब ऑनलाइन डिलीवरी नहीं था सर, उससे भी तो हो सकता था सर। ऑनलाइन वाले में आएंगे बाद में। ठीक है सर। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सही है। हाँ हेलो, हेलो, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सुनना, एथी में डाल देंगे, पेटीएम में नंबर दे दे, हम डाल देंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ, जो बात बता पूछे तुमने, ऑनलाइन हमने रेस्टोरेंट जी खोला था सर। कि लोगों को जी सर। बैठाकर इज्जत के साथ उसको खाना खिलाएंगे, पैसा लेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से ज्यादा जी सर। होम डिलीवरी चलने लगा हमारा। होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी जब चलने लगा यस सर। तो हमने सोचा कि काहे के लिए इतना बड़ा जगह लेकर के इसका रेंट दें, इसका मेंटेनेंस का खर्चा करें, इससे ज्यादा तो हमारा होम डिलीवरी चल रहा है। और होम डिलीवरी हम अपने घर के किचन से भी बना के अगर सप्लाई करें तो प्रॉफिट तो उतना ही होना है जितना रेस्टोरेंट ओपन करके हो। तो ये सब डिसीजन जी लेने के लिए हम लोगों को एक्टिविटी वाइज कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो का इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है पता करना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब आप समझे, एक्चुअली बिजनेस का जो मेन एक्टिविटीज है उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी जो होगा वो होता है बिजनेस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसे कहेंगे तो पहले सुनो, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, यानी एक्टिविटी बोले अगर बिजनेस में तो एक्टिविटी का मतलब ट्रांजैक्शन से, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट डाल दे, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में वो कोई बदलाव ले आए, कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर बोले या उससे बेटर होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई बदलाव ले आए। अब कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम लोगों को डिफरेंस पता है क्योंकि रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैपिटल यानी कैपिटल का मतलब हो गया ओनर्स फंड, यानी कैपिटल इक्विटी प्लस प्लस डेब्ट। रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आप लोगों को ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग डिस्कस हो चुका है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हुआ ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, दैट मीन्स ओनर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इनको अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो हम उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे मान लो हमने बोला कि टेकन लोन फ्रॉम बैंक। अब आप अगर बैंक से लोन लोगे तो एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब ये टू बैंक लोन आपने जैसे ही एंट्री किया क्रेडिट,
टू बैंक लोन, तो उसका असर बैलेंस शीट में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं ये वाला बात? तुम अगर लोन लोगे तो बैलेंस शीट में तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में असर इसका पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना सर? पड़ेगा। तो ये अगर हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के स्ट्रक्चर में बदलाव ला रहा है ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी को इंडिकेट करेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। किस एक्टिविटी को? फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। और एक आध एग्जांपल बता दो जरा माज, कि और एक आध एग्जांपल दो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, जैसे कि तुमने बोला कि हाँ पड़ेगा या समझ में आया, तो एक आध एग्जांपल और दो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। सर जैसे कि एडिशनल कैपिटल हुआ तो फिर हाँ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल विड्रॉ। हाँ कैपिटल विड्रॉ, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर इफेक्ट पड़े, तो वो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एकदम क्लियर है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि वो कोई भी एक्टिविटी जिसके करने से आपके फिक्स्ड एसेट वाले हिस्से में, यानी बैलेंस शीट में जहां पे आप फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, उस वाले हिस्से में कोई बदलाव आ जाए। जैसे क्वेश्चन में बोला परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी आपके बैलेंस शीट में कौन से वाले हेड में जाता है? जरा सोच के बताइए। परचेज्ड मशीनरी आपके बैलेंस शीट के कौन से वाले हेड में जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स वाले में सर। फिक्स्ड एसेट्स वाले में। तो इस ट्रांजैक्शन से आपके फिक्स्ड एसेट्स के स्ट्रक्चर में या फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। तो ये पड़ रहा है। किस एक्टिविटी को ये इंडिकेट कर रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप 2 3 4 और जरा एग्जांपल दे करके मुझे बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे किसे आप कहेंगे? थोड़ा और एग्जांपल दो। तो बिल्डिंग परचेज करना। बिल्डिंग परचेज किए, और डिप्रिसिएशन चार्ज होना। इक्विपमेंट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करने, ठीक है डेप्रिसिएशन तो पड़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारे पीएल में भी वो डेबिट होता है, याद करो पीएल में, पीएल में, यस सर। है ना? तो डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या चार्ज करते हैं, यानी हमने अगर कोई मशीन खरीदा, तो उस मशीन का खरीद कर जो 1 साल हमने यूज किया, उस 1 साल के यूज करने का क्या कीमत है, वो हम जब एस्टिमेट करते हैं तो उसे ही ना कहते हैं लैक कर रहा है। डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कोई फिक्स्ड एसेट्स या तो एडिशन हो रहा है या फिक्स्ड एसेट्स में कोई रिप्लेसमेंट रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इन सब एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 3 जो एक्टिविटी है, इसमें किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं नहीं। तो एक होता है चौथा एक्टिविटी, जिसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बिजनेस में कभी कभी ऐसा कुछ आइटम या ऐसा कुछ घटना हो ही जाता है जो ना तो ऑपरेटिंग से रिलेट करता हो, ना फाइनेंशियल एक्टिविटी से वो रिलेट करता हो, ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब ये किस एक्टिविटी में बिलोंग करेगा? क्लेम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी।
ये किस एक्टिविटी में बिलोंग करेगा? ये ना तो ऑपरेटिंग है, ना फाइनेंसिंग है, ना इन्वेस्टिंग है। किस एक्टिविटी में ये बिलोंग करेगा? तो वो कोई भी एक्टिविटीज जो ना तो ऑपरेटिंग में फॉल कर रहा हो, ना फाइनेंसिंग में फॉल कर रहा हो, ना इन्वेस्टिंग में फॉल कर रहा हो, तो उन सब एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे लास्ट में, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारे लिख देने के बाद लास्ट में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखकर उसे भी ऑपरेटिंग के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बात? सर ठीक, अब एक्टिविटीज समझ जाने के बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तो डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स या टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड and number two is indirect method. डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि एक प्रकार का कैश बुक ही बना देते हैं, लेकिन उसमें हम लोग एक्टिविटी वाइज शो करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश इनफ्लो हुआ, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो का मतलब कैश का आना, आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना, और नेट यहाँ पे लिखते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हुआ नंबर वन। फिर उसी तरह से नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे लिखते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। या तो कैश इनफ्लो होगा नेट, यानी इनफ्लो अगर ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो यहाँ पे इनफ्लो आएगा नेट इनफ्लो, अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और वैसे ही हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेस कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इस प्रकार से हम लोग शो कर देते हैं। तो हम लोगों को एक्टिविटी वाइज पता चल जाता है कि कितना कैश इन हुआ है या कितना कैश आउट हुआ है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के आ जाने से ये मेथड जो है डिसअलाउड हो गया, यानी ये मेथड आपको कहीं यूज होता हुआ नहीं दिखेगा। इस मेथड को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन पूरा जो पर्पस है एक बिजनेस एंटरप्राइज के मैनेजमेंट या मैनेजर्स के लिए, ये वो पूरा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट ये जो डायरेक्ट मेथड है ये डिसअलाउड करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाना अलाउड किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने, तो बोला कि इनडायरेक्ट मेथड से बनाई। यानी इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बना दीजिए बाय कन्वर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू कैश फ्लो। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आपके वो वाले खर्चे हैं जो क्रेडिट नेचर के हैं, यानी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को आप पीएल से रिमूव करते जाइए, और पीएल के प्रॉफिट को यानी नेट प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी पीएल में क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी आता है जो रियलाइज हो गया है, और नेट प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है जो अभी रियलाइज नहीं हुआ है। तो इनडायरेक्ट मेथड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कहा कि नेट प्रॉफिट को आप बेस मानकर नेट प्रॉफिट को आप बैक कैलकुलेशन के थ्रू क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को रिमूव करते जाइए, और नॉन कैश आइटम वाले आइटम को, नॉन कैश वाले खर्चे या इनकम को आप रिमूव करते जाइए। तो जो बच जाएगा वो कैश प्रॉफिट या कैश में जो आपका आउटफ्लो हुआ है वो बच जाएगा।
यानी कैसे हम लोग पीएल को कन्वर्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में सीखेंगे, एंड विच इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यानी हम लोग जो इस चैप्टर में सीखना है वो सीखना है एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो बनाने के लिए विच इज एज पर इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो बनाने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मेट दे दिया गया। उस फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे समझेंगे एकदम बाद में। पहले तो हम लोग सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट के अंदर से नॉन कैश वाले आइटम को और क्रेडिट वाले आइटम का जो इफेक्ट है पीएल में उसको कैसे रिमूव किया जाता है, और कैश फ्लो में बैलेंस शीट के अंदर से कैसे जानकारी निकालेंगे कि किन किन आइटम के घटने या बढ़ने से हमारे कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा टारगेट है। यानी हम लोग अभी जो है इंट्रोडक्शन लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो अभी तक जो हमने बताया उसके बेसिस पे अगर हम तुमसे पूछे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो बताइए कि आप क्या समझे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप क्या समझे, कोई बताओ व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतना सारा जो कहानी हम लोग किए उसके बेसिस पे आपको बताना है, हिंदी में ही बताइए व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जल्दी बताइए।